Welcome back dear aspirants in geography of by online classes and here we are sorry मतलब जियोमॉर्फोलॉजी का डिस्कस कर रहे हैं। वो आदत पड़ी हुई है पॉलिटी वाली, इसलिए कभी कभी निकल जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले वाले वीडियो में अपने चर्चा की तरंगों के बारे में, भूकंपी तरंगों के बारे में क्यों चर्चा की। मैंने वहाँ पे चर्चा इसलिए की ताकि मैं आपको आगे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसके बारे में समझा सकूँ, क्योंकि जो सर्वाधिक बेहतर तरीका है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का वो है भूकंपी तरंगों का अध्ययन। ठीक है, मैंने वहाँ पे आपको पी तरंगों की बात की थी, जो कि मैंने बताया कि ठोस द्रव दोनों में गति करती हैं और गैस में भी गति करती हैं। सर्वाधिक गति इनकी ठोस में होती है और गैस में सबसे कम गति होती है। मतलब फिर देखेंगे बीच में जो गति होती है आपके द्रव में होती है। मैंने आपसे फिर बताया ये भी कि ये आगे पीछे करके गति करती हैं। ठीक है, करोड़ों से आगे पीछे कंपन करती हुई गति करती हैं। फिर मैंने आपसे बताया कि जो एस तरंगें होती हैं ये क्या होती हैं, केवल ठोस में गति करती हैं, द्रव में गति नहीं कर पाती हैं। और ये ऊपर नीचे करके चलती हैं, ट्रू एंड फोर, मतलब उठकर फिर नीचे गिरकर फिर उठकर गिरकर ऐसे चलती हैं। ठीक है, कड़े के ऊपर नीचे होकर के चलते हैं। और फिर मैंने आपसे बात की कि जो लव तरंगे होती हैं, एल तरंगे जिसे हम बोलते हैं, ये भी तरंगे होती है जो कि धरातली तरंगे होती हैं, केवल धरातल पर चलती हैं। लगभग 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड का इनका जो होता है मतलब स्पीड होती है। और ये तरंगे जो होती हैं दोनों ही प्रकार की होती है, चाहे वो अनुप्रस्थ तरंगे हो चाहे अनुदैर्घ्य तरंगे हो, जो कि आपके पी तरंगे होती हैं और जो आपकी एस तरंगे होती हैं। इन दोनों ही प्रकार की जो इनमें गति तरीका होता है दिशा में, अपने एक दिशा में मतलब आगे बढ़ने का, मतलब ये है कि जो पी तरंगे जिस तरह से गति करती हैं और जो एस तरंगे जिस तरह से गति करती हैं, तो एल तरंगे क्या होती हैं, दोनों ही तरह की गति करती हैं। ठीक है, और ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है, मैंने आपसे ये भी बताया था। और ये जो एल तरंगे होती हैं सबसे ज़्यादा विनाश करती हैं धरातली भाग पर, तो इसे मैंने आपसे पहले चर्चा कर रखी है। और ये चट्टानें जो होती हैं आपकी मतलब ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट जिससे हम कहते हैं कि मूलतः जो महाद्वीप पर जो मतलब महाद्वीप में जो चट्टानें हैं वो मूलतः क्या है, ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट का ज़्यादा भाग है उसमें महाद्वीप में। और चट्टान जो आपकी बेसाल्ट है, जो बेसाल्ट है जो कि जिसका ज़्यादातर भाग जो है आपके महासागरीय नितल के नीचे मतलब मिलता है। महासागरीय नितल का निर्माण जो है ज़्यादातर बेसाल्टी चट्टानों से हुआ है। तो जो इनकी गति होती है, जो आपकी ये धरातली तरंगी होती है, ठीक है, इनकी गति जो बेसाल्टी चट्टानें होती है उनमें ज़्यादा होती है, ग्रेनाइट चट्टानों में थोड़ा सा कम होती हैं। तो मैंने ठीक है इसका इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दिया था, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि इनकी गति जो बेसाल्ट में ज़्यादा होती है, बेसाल्टिक चट्टानों में, और ग्रेनाइट के चट्टानों में कम होती है। मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि जो समुद्र के नीचे जो आपका नितल है उसमें गति ज़्यादा होगी, ज़्यादा तेज़ी से चलेंगी ये। और जो आपका महाद्वीप के ऊपर जो आपका स्थल है उसके उस पर गति थोड़ा सा कम होगी। ठीक है, तो इसमें हमने चर्चा की। आज हम देखिए डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना है तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे उसके बाद ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और मैं चाहूँगा कि आप इसे इस तरह से देख लें, इतने अच्छे से दिमाग में बैठा लें कि फिर आपको जीवन भर कभी भी भूले ही ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना और किस प्रकार से चीज़ें जो हैं ऊपर नीचे किस प्रकार से पाई जाती हैं। जैसा कि आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे, मैंने ऊपर लिखा हुआ पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, जिसे हमने कहा भूकंपी तरंगों के आधार पर हम इसको देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा इस चित्र को छोटा कर देता हूँ ताकि आप पूरा चित्र देख सकें। ये देखिए ये आपका चित्र है। ठीक है, आपको इस चित्र को समझना है। अगर आप इस चित्र को समझ गए तो इसका मतलब है कि सारे जो डाउट्स आपके हैं आंतरिक संरचना के बारे में वो सब के सब आपके इस केवल इसी चित्र के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये इतना बेहतर चित्र मतलब बहुत ही मेहनत से बनाया गया, इसमें हर चीज़ इंक्लूड की गई है। अगर आप बस चित्र को ही समझ लेंगे तो फिर आपके पास इतना ज़्यादा कंटेंट होगा कि आपको लिखने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहेंगे इस चित्र के माध्यम से चीज़ों को लिख लेंगे। ठीक है, और हम इस चित्र को ही अच्छे से समझेंगे, जितना बेहतर से बेहतर तरीके से हम समझ सकें उतने बेहतर तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। और पूरी तरीके से हम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझेंगे और दिमाग में इसको बैठाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चित्र ही है जो आपको बताएगा कि आंतरिक संरचना कैसी है, और ये चित्र ही है जो आगे आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो, उसमें चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं उसका एक बेस, एक आधार जो है वो प्रदान करता है आपको। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जो आपके मतलब विभिन्न प्रकार के जो संबंधित पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के संबंधित जो नियम इत्यादि हैं, जो लोगों की संकल्पनाएं काल्पनिकताएं हैं, उनको उनसे दूर होते हुए ये जो सिद्धांत, ये जो तरीका है जिसको कि हम भूकंपी तरंगों के आधार पर देखते हैं, ये तरीका आपको सबसे बेहतर तरीका है जिससे आधार पर आप आंतरिक संरचनाओं को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसलिए आप मेरी आपसे विनती है कि बहुत ही अच्छे से आप इसे देखें, बहुत अच्छे से इस वीडियो को समझें और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें वैसे ही आप क्लियर करते जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से, कहीं भी आपका जो ध्यान एक पल के लिए भंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चित्र से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मतलब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं एक चीज़ पर, और वो क्या है। आइए हम भूकंपी तरंगों के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे भूकंपी तरंगे आपकी जो है गति कर रही हैं। आइए हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए नीचे एक मैंने चित्र और बना रखा है, ये चित्र आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए मैंने इसको इसलिए बनाया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है उसमें भूकंपी तरंगों मतलब किस तरह से ये गति करती है। मैंने आपसे
बताया ये था कि पी तरंगों का कुछ प्रकृति होता है कि ये ठोस द्रव गैस तीनों में गति करती हैं। ठोस में सबसे ज़्यादा गति होती है, ये द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम इनकी गति होती है। इस तरंगों के बारे में मैंने आपसे बताया कि ये केवल ठोस में गति करती हैं और क्या बोलते हैं, द्रव में गति नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, मान लीजिए अब ये पृथ्वी है, ठीक है, वो मानना है पृथ्वी। तो ये मान लीजिए कि ये भूकंप का केंद्र है, मतलब भूकंप मूल है, मतलब कि फोकस, यहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है। मान लीजिए धरती के नीचे 40-50-100 किलोमीटर जो भी रहा होगा, इसी के पास में भूकंप जो है उत्पन्न होता है। अब जब भूकंप होगा तो क्या होगा, जो भूकंपी तरंग वो भी उत्पन्न होगी। जब भूकंपी तरंगें उत्पन्न होंगी तो ये तरंग क्या करेंगी, चारों दिशाओं में फैलेंगी। ठीक है, आपकी ये मतलब ऊपर की तरफ भी आएंगी, धरातल की तरफ आएंगी, फिर ये पृथ्वी के सेंटर की तरफ भी मूव करेंगी। ये पृथ्वी का सेंटर नीचे आप ये देख पा रहे हैं, ये जो छोटा सा गोला बना, ये कोर है। कोर मतलब जो अभी कोर क्या है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, इतना समझिए आप। अभी जो ऊपर वाला चित्र था उससे हम समझेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखेंगे कि ये भूकंपी तरंगें जो होती हैं ये चारों दिशाओं में फैलती है। ठीक है, विभिन्न तरीके से सरफेस पे जाने का प्रयास करती हैं विभिन्न स्थानों पर। ठीक है, जैसे देखिए इस प्रकार सरफेस पे देखिए तरंगें ट्रेवल करने का कार्य कर रही हैं, पी हैं, एस तरंगें अपना चल रही हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो एस तरंग, देखिए ये जो तरंग है, एस तरंग है। ठीक है, ये तो ये यहाँ से इस कोर में नहीं प्रवेश कर रही, बल्कि कोर से क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, कोर से ये क्या कर रही है, दूर हट जा रही है, मतलब कोर के अंतर्गत ये प्रवेश नहीं कर रही, कोर में ये प्रवेश नहीं कर रही है। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे ये कोर में प्रवेश क्यों नहीं कर रही है। और लगभग यहाँ से ये 103 से, मुझे लगता है कि 103 से 105 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे क्या डिफ्लेक्ट करती है। जैसे आप इस एंगल को भी ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं कि कितने एंगल पे ये मतलब डिफ्लेक्ट करती है। तो 103 से 105 डिग्री के एंगल पर ये क्या करती है, यह तरंगे जो है कोर के बाह्य छोर, जो कोर का जो आपका मतलब बाहरी हिस्सा है, उसके बाहरी हिस्से से जो है डिफ्लेक्ट करती है, मतलब मुड़ जाती हैं और फिर कोर में प्रवेश नहीं करती हैं। अब जब मान लीजिए तरंगे ऐसा वाली कोर में प्रवेश नहीं की, तो अब क्या हुआ, इस कोर के नीचे जो भी ना छाया वाला क्षेत्र बनेगा, जितने भी साइड रीजन बनेंगे, सभी रीजन में इस तरंगों का अभाव होगा। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उसे हम कहते हैं भूकंप का छाया क्षेत्र। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस तरंगे जो है देखिए आपको दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि तरंगे यहीं से आगे मुड़ जा रही हैं, यहीं से घूम जा रही हैं, तो फिर ये नीचे आ ही नहीं पाएंगी। अब मान लीजिए अगर अंदर आती तब तो यहाँ तक आती ना, लेकिन अंदर तो आ ही नहीं रही हैं, ये तरंगे यहीं से मुड़ के इधर चली जा रही हैं। 103 डिग्री 105 डिग्री के अंतर पर मुड़ कर ये इधर घूम जा रही हैं। तो इस प्रकार से इन हिस्सों में जो भूकंप मतलब ये तरंगे नहीं पहुँच पाती, इसलिए हम कहते हैं इसे भूकंप का छाया क्षेत्र। लेकिन आप देखें पी तरंगे इसमें घुस जा रही हैं, वो ट्रेवल कर जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि पी तरंगे जो है मतलब नीचे तक आती हैं। तो इसका देखिए मतलब क्या बनता है यहाँ पे कि एस तरंगे आखिर क्यों नहीं घुस पा रही हैं। तो आप ये सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरंगों का इनमें प्रवेश मतलब कि कोर में प्रवेश नहीं करने का जो कारण हो सकता है वो ये होता है कि यहाँ पे द्रव की स्थिति हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो इस तरंगे की तरंग की जो प्रकृति होती है वो ये होती है कि वो द्रव में जो है ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, वो केवल ठोस में ही गति कर पाती हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे द्रव हो, इस कारण से ये डिफ्लेक्ट हो चुकी हूँ। ठीक है, अब पी की तरंगों के बारे में आप जानते हैं कि ये ठोस और द्रव दोनों में ही गति करते हैं, तो इस प्रकार से पी तरंगे इसमें से क्रॉस हो गई होगी। तो इसी प्रकार से देखिए इसी तरीके से माध्यम से कि कहीं पे अगर मान लीजिए हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब जो आपका सिस्मोग्राफिक जो यंत्र होता है उस पर दरअसल होता है ना रीडिंग चलती रहती है। ठीक है, जब रीडिंग चलती रहती है तो मान लीजिए कभी कभी रीडिंग ऐसे हो रही है, ऐसे तरंगे जा रही हैं, फिर अचानक से क्या तरंग डिफ्लेक्ट हो गई, अब इधर घूम गई, तो आप सोचेंगे क्यों घूम गई, तो आप यहाँ पे अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पे द्रव हो सकता है। तो इसके आधार पे क्या होता है, तरंगे जब ऐसे चलती हैं तो डिफ्लेक्ट होती है, तो फिर जो आपके भूवैज्ञानिक होते हैं वो समझते हैं कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब इस हिस्से के बाद यहाँ पे द्रव की उपस्थिति, जिसके कारण ये एस तरंग ट्रेवल नहीं कर पा रही है। और वहीं अगर पी तरंग चली जा रही है तो इसका मतलब यहाँ समझेंगे कि हाँ ठीक है द्रव है। तो क्या हुआ, पी तरंगों की तो ऐसी प्रकृति होती है कि वो द्रव और गैस द्रव और ठोस और गैस में भी मतलब ट्रेवल कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप मान लेंगे कि यहाँ पे क्या है, फिर ठोस मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इनकी प्रकृति होती है तरंगों की, उसके आधार पर हम समझते हैं चीज़ों को कि इस प्रकार से यहाँ पे मतलब ठोस है या द्रव है या गैस है, उसको हम निर्धारित करते हैं। तो ये मान लीजिए कि आपका यहाँ भूकंप मूल है जहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, और जो सबसे पहले स्थान जो स्थल पर जो सबसे पहला स्थान होता है जहाँ पे भूकंप मतलब पहुंचता है, सबसे पहला जो भूकंपी तरंगे मतलब भूकंपी तरंगे जो स्थल पे सर्वप्रथम जिस स्थान पर पहुंचे उसे कहते हैं भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं एपी सेंटर। तो जो ऐसा स्थान मतलब स्थल पर ऐसा स्थान जहाँ पे भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। क्योंकि देखिए बाकी जगह पे इधर ऐसे जाएगी तो तब तो थोड़ा जाने में समय लगेगा, इधर भी ऐसे जाने में समय लगता है, लेकिन जो एकदम सीधे जाती होगी भूकंप जो मूल से जो बिल्कुल सीधे अपने स्थल की तरफ जाती होगी, वहाँ पे क्या होगा कि बिल्कुल आप देखेंगे कि सबसे पहले वहाँ पे स्थल पर ये स्ट्राइक करती होगी। तो इसे जहाँ पे सबसे पहले ये स्ट्राइक करती है उसे हम कहते हैं भूकंप केंद्र या फिर एपी सेंटर, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसे अधिकेंद्र। तो यही बात देखिए भूकंपी तरंगों के माध्यम से जो है हम यहाँ पे निकालते हैं कि किस प्रकार से अंदर कहीं पे ठोस, कहीं पे द्रव है, कहीं पे ठोस है, क्या है, हम इसको इनकी प्रकृति के आधार पर निकालते हैं। और मैंने आपको एक बात और भी बता रखी है कि जो भूकंपी तरंगें होती हैं घनत्व पर भी इनकी दिशा निर्भर करती है, मतलब घनत्व पर और माध्यम पर। अगर लिक्विड है तो
तरंगों की गति यहाँ पे गति भी कम हो सकती है, या फिर कोई तरंग उसमें नहीं जाएगी, और या फिर कोई तरंगें क्या होंगी, मुड़ जाएंगी, या फिर किन तरंगों की गति जो है क्या होती है, कम हो सकती है। मैंने आपको इससे पहले भी इसे कुछ सामान्य गुण के रूप में मैंने आपको बता रखा है। तो इसी चीज़ों के आधार पर, भूकंपीय तरंगों की प्रकृति के आधार पर हम चीज़ों को देखेंगे कि घनत्व कम होता है तो इनकी गति कम हो जाती है, घनत्व बढ़ता है तो गति बढ़ जाती है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं अपने उस चित्र पर चलते हैं वापस, जो चित्र हमने देखा, और उसी चित्र को हम समझेंगे आज, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे। ठीक है, आइए। तो ये देखिए आपका राज चित्र। ठीक है, तो मैं पहले आपको क्या करूँगा कि शुरुआत से चीज़ों को एक बार पहले दिखा दूँ कि कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे डेवलप है। देखिए ये आपका पूरा चित्र दिखाई दे रहा है, आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये चित्र आपका इस तरह से है। हमें क्या देखना है, हम पहले पूरे चीज़ों को एक बार होल तरीके से समझ लेते हैं। देखिए ये आपका जो है ऊपर का हिस्सा है, मतलब स्थल का, पर्वत मान लीजिए कोई होगा यहाँ पे, या फिर स्थलीय भाग है। ठीक है, ये ऊपरी भूपटल है, जिसे हम ऊपरी भूपटल कहेंगे। यहाँ पे 0 किलोमीटर मतलब आपकी ऊंचाई है। फिर आप देखेंगे 0 किलोमीटर से जब आप 33 किलोमीटर तक आते हैं, मतलब यहाँ तक, तो जो आपका भू प्रॉपर्टी है, जो आपका भूपटल है, ये 33 किलोमीटर गहराई तक मिलता है। ठीक है, ये क्या है, हम इसे अभी फिर अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर 33 किलोमीटर से आप लगभग 700 किलोमीटर तक आते हैं, तो आपको ऊपरी मेंटल मिलता है। ठीक है, ऊपरी मेंटल के बाद 700 किलोमीटर से फिर आप 29 किलोमीटर गहराई तक आएंगे तो निचली मेंटल मिलता है। और फिर 2900 किलोमीटर की गहराई से आप 5150 किलोमीटर की गहराई तक आएंगे तो आपको बाह्य कोर मिलता है। 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर गहराई तक आते हैं तो आपको आंतरिक कोर मिलता है। देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। एक तो भूपटल, ठीक है, जो कि 33 किलोमीटर तक रहता है। दूसरी बात मेंटल, जो कि 33 से लेकर आपको 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। और तीसरा जो है वो कोर होता है, जिसे हम 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक गहराई तक मापते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये पृथ्वी को 3 भागों में मुख्यतः बांटी जाती है। अभिनव मतलब कि जो आपका जो लेटेस्ट थ्योरी है उस आधार पर अगर हम देखें तो पृथ्वी को जो 3 मुख्य संरचनाओं में बांटा जाता है, एक भूप्रॉपर्टी या फिर भूपटल, और दूसरा जो आपका मेंटल, तीसरा जो आपका कोर। तो आप देखेंगे जो 6371 किलोमीटर है, तो आप सभी जानते हैं ये पृथ्वी का क्या सेंटर है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, इतनी ही है। ठीक है, तो पृथ्वी के सेंटर तक मतलब बिल्कुल हम पहुंच जाते हैं। तो ये जो हिस्सा काट के हमने निकाला हुआ है, ये पृथ्वी के सेंटर से लेकर के पृथ्वी के स्थल तक का हिस्सा है। आप इसे इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र देखिए आप, इस चित्र में आप देख पा रहे हो कि ये जो कटा हुआ हिस्सा, मतलब देखिए यही देखिए इनर कोर आपका, जो हम कहते हैं कि आंतरिक कोर, आउटर कोर मतलब बाह्य कोर, फिर मेंटल की स्थिति। तो वही बात हमने काट कर, बस जैसे आप क्या करते हैं, खरबूजे को क्या करते हैं, काटते हैं ना, खरबूजे को काट कर फिर चीज़ों को निकालते हैं, बस वही चीज़ यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे भी आप समझ पा रहे हैं उसको देखकर कि किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे, ये देखिए अंदर का ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है। ठीक है, ये देखिए वेव्स देखिए किस प्रकार से जा रही हैं, पी वेव्स इसमें क्रॉस कर रही हैं, लेकिन देखिए एस वेव यहाँ से मुड़ जा रही है। पी वेव भी जाएगी लेकिन एस वेव भी यहाँ से मुड़ जा रही है, लेकिन पी वेव इसमें भी क्रॉस कर रही हैं, आपके कोर में भी क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, प्रेस कर रही है, इसे देखिए कहते हैं पी वेव्स ओनली, यहाँ पे लिखा है पी वेव्स ओनली। ठीक है, वीक पी वेव्स, वीक क्यों लिखा है, क्योंकि द्रव में थोड़ा सा गति पी वेव्स की क्या होती है, कम हो जाती है। नो एस वेव, यहाँ पे लिखा है नो एस वेव, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मुझे पता है, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पे नो एस वेव्स, मतलब यहाँ पे एस वेव्स इस रीजन में नहीं है, जिसे हमने शैडो रीजन के बारे में कहा था। ठीक है ना, शैडो रीजन ऑफ अर्थ पे, तो इसे देख लिया आपने। और ये देखिए ये भी वही चित्र है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, काट के जो निकाला हुआ हिस्सा है, जिसको जैसे तरबूज से आप काट के निकालते हैं ना, एक उसी प्रकार से ये तरबूज से काटा हुआ निकाला हुआ हिस्सा, जो कि हम एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। देखिए ये देखिए बीच वाला बिल्कुल क्या है, आपका इनर कोर है, आउटर कोर है, फिर मेंटल है, मतलब इनर मतलब लोअर मेंटल है, फिर अपर मेंटल है, उसके बाद भू प्रॉपर्टी आपका हिस्सा आ जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस चित्र के माध्यम से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें, देखिए ये सबसे अंदर का है इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर देखिए लोअर मेंटल, अपर मेंटल, एस्ट्रोनोस्फीयर। एस्ट्रोनोस्फीयर क्या होता है, इसमें चर्चा करेंगे। लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है, आपका भूमंडल, भूपटल। ठीक है, जो आपका भूपटल मतलब भू प्रॉपर्टी है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। और ये आपका एस्ट्रोनोस्फीयर क्या है, ये दुर्बलता मंडल होता है, प्लास्टिक दुर्बलता मंडल होता है। ये क्या होता है अभी हम चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, तो चित्र के माध्यम से भी आप चीज़ों को यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। अब ये चित्र जो हमने वही पृथ्वी के अंदर से काट कर निकाला हुआ है इतना। ठीक है, कितना चित्र हम निकाल रहे हैं और देख रहे हैं कि इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं, किस तरह से पाई जा रही हैं। तो ये मैंने आपको एक होल तरीके से दिखा दी, समझा दिया कि ऊपर से लेकर नीचे तक किस प्रकार से इसका विस्तार है। अब आइए हम इसका एक स्पेसिफिक स्टडी करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे, अब बहुत ही अच्छे से ध्यान से आपको चीज़ों को समझना है, बिल्कुल भी आपका ध्यान कहीं भी भटकना नहीं चाहिए। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए भूकंप कहीं आता है। ठीक है, तो भूकंप की जो मतलब तरंगे होती है, तरंगे इसमें ट्रैवल करी, इस पूरे चित्र में तरंगे क्या करें, ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, तो अब जब तरंगे ट्रैवल करती है तो उस आधार पर हमको चीज़ों का ज्ञान होता है। तो अब मान लीजिए तरंग जब ट्रैवल कर ली, मान ली तरंग कहीं भी उत्पन्न होती है, चाहे यहाँ पे उत्पन्न होती है, चाहे यहाँ पे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब तरंगे ट्रैवल करती है तो तरंगों की प्रकृति को हम मतलब उनको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो अब देखिए शुरू से आप समझिए कि कैसे कैसे ऊपरी संरचना इत्यादि है। यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात है वहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि जो ये ऊपर का हिस्सा है, जो ऊपरी भूपटल इसे हम कहते हैं,
ये क्या है, इसे हम बोलते हैं भूपटल या फिर भूपर्पट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। पर्पट्टी भी मैंने देख लिया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। तो आपसे ध्यान रखें क्रस्ट किसे बोलते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं, शुरू से बात करते हैं, चीज़ों को ध्यान से समझने का प्रयास करिए और आज हम इस चित्र के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जो ऊपर का जिसमें कि हम कहते हैं कि महाद्वीपों का मतलब मैक्सिमम भाग महाद्वीपों का और मतलब महाद्वीपों का मैक्सिमम भाग बना हुआ है, इसे हम कहते हैं सियाल। सियाल मतलब यहाँ पे पिछले वाले में मैंने आपको जब स्वेस के बारे में पढ़ाया था तो उसमें वर्गीकरण जो उन्होंने किया था सियाल, सीमा और निफे के बारे में, तो मैंने उसमें आपको थोड़ा सा पढ़ा रखा है। तो सियाल मतलब यहाँ पे साइज हो गया सिल्का, एल्स हो गया एल्युमिनियम। तो जो महाद्वीपों का जो ये भाग मतलब आप देखते हैं तो ये क्या ठोस भाग है, ठीक है। और कैसे ठोस भाग है, क्योंकि यहाँ पे जो तरंगे होती हैं वो सभी एस तरंगे और पी तरंगे दोनों ही ट्रेवल करती हैं, तो मतलब ठोस भाग है। तो और जो इनका स्पीड होता है, स्पीड थोड़ा कम होता है, स्पीड कम होता है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे घनत्व तो कम होगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे स्पीड कम होती है। तो ये जो सियाल जो हिस्सा है ये मुख्यतः जो है इसमें महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, मतलब सिल्का और एल्युमिनियम और साथ साथ जो ग्रेनाइट चट्टाने हैं इसके आधार पर जो है क्या होता है, ये आपका महाद्वीपों का विस्तार होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये बना रखा नीचे, ये देखिए थोड़ा सा गहराई की है मैंने यहाँ पे। देखिए आप ये ना समझिएगा कोई चीज़ ऐसे बनी, सब चीज़ अपने आप से बनी है। यहाँ पे जो गहराई की है इसका मतलब ये है कि महाद्वीपों का जो हिस्सा है थोड़ा सा ये नीचे तक है, ठीक है। और जो नीचे तक गहराई मतलब इनकी सियाल की जो गहराई नीचे तक थोड़ा जाती है, ज़्यादा गहरी सी जो सियाल की उपस्थिति होती है, ठीक है। जो सिल्का एल्युमिनियम और ग्रेनाइट की जो उपस्थिति होती है, ये जो क्या होते हैं, ये गहराई तक महाद्वीपों के नीचे वाले भागों में ये गहराई तक होते हैं, मतलब नीचे तक होते हैं। लेकिन जब यही सियाल की हम बात करते हैं तो हमारे समुद्री भाग है ये, ठीक है। ये मान लीजिए कि आप समुद्री भाग है, समुद्री भाग में बात करते हैं तो बहुत ही कम गहराई तक मिलते हैं, मतलब एक तो परत जो नीतल होता है समुद्र का मैक्सिमम वो उसी तक मिलते हैं, वो भी जो है महाद्वीपों किनारे तक मिलते हैं। बीच में मतलब बीच जो सागरी भाग होता है उसमें सियाल की उपस्थिति नहीं होती, मतलब सिल्का एल्युमिनियम इत्यादि की परत की उपस्थिति नहीं होती है। लेकिन जो किनारे वाले भाग होते हैं महाद्वीपों के, देखिए आप जैसे मैंने बताया, देखिए ये जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये डॉटेड लाइन क्या है, ये परत को अलग करता है, सीमा को और सियाल को अलग करता है, ठीक है। और इस परत को हम बोलते हैं केनॉर्ड असंबद्धता, कोनॉर्ड डिसकंटिन्यूटी मतलब कि चीज़ों को तोड़ देना, कि अब एक क्रम जो चल रहा था पहले आप देखेंगे जो शुरुआत से जो इस यहाँ से जो क्रम सियाल का चल रहा था उस सियाल के क्रम को ये जो केनॉर्ड असंबद्धता है, केनॉर्ड डिसकंटिन्यूटी, ये तोड़ देता है। फिर इसके बाद यहाँ से सीमा का जो क्रम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डॉटेड लाइन बना है ये सियाल और सीमा को अलग करता है। तो देखेंगे कि जो महाद्वीपों के नीचे की स्थिति यहाँ पे देखिए सियाल की गहराई ज़्यादा है, सियाल ज़्यादा नीचे तक पाया जाता है महाद्वीपों के नीचे। लेकिन जब आप सीमा मतलब महासागरों की स्थिति की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो क्षेत्रीय भाग है, मतलब जो सटे हुए भाग है महासागरों के, महाद्वीपों के, उन्हीं क्षेत्रों में जब सियाल की उपस्थिति ज़्यादा होती है, और बाकी जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है महासागरों की उपस्थिति होती है, और वहाँ पे ये सीमा ही पाए जाते हैं, मतलब सिल्का और मैग्नीशियम और साथ साथ बेसाल्ट की चट्टानें यहाँ पे महासागरीय मतलब चट्टानों के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है। तो सियाल सीमा, इसमें क्या है कि सियाल देखिए फिर से अंतर समझ लीजिए, दोनों में अंतर ये होता है कि ये जो सियाल होता है मुख्यतः ये महाद्वीपों के भाग होते हैं, और सीमा जो होता है मुख्यतः महासागरों के भाग होते हैं, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे कि जो सियाल है, ठीक है, ये महाद्वीपों के नीचे अधिक गहराई तक पाया जाता है, और जो महासागरों के नीचे ये मतलब बहुत ही कम गहराई पर पाया जाता है और लगभग किनारे तक ही पाया जाता है। और जो महासागरों का जो तल है वो क्या है, मुख्यतः सीमा से बना हुआ है, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम और साथ साथ बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। और जो आपका महाद्वीपीय भाग है वो क्या है, सियाल, एल्युमिनियम और ग्रेनाइट से चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इनकी जो बीच में जो परत को अलग करता है सियाल और सीमा को, ये क्या केनॉर्ड असंबद्धता है, और ये 33 किलोमीटर की गहराई तक ये दोनों ही पाए जाते हैं, मतलब सीमा की जो आखिरी जो गहराई है वो 33 किलोमीटर तक, और 33 किलोमीटर तक ही है जो गहराई उसे कहते हैं भूपर्पट्टी, ठीक है, भूपटल। जो भूपटल की आपकी गहराई 33 से 35 भी मिलता है कहीं कहीं, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, 1-2 किलोमीटर आगे पीछे होता रहता है। तो 33 से 35 किलोमीटर की गहराई तक आपको क्या मिलता है, भूपटल की स्थिति, जो भूपर्पट्टी की स्थिति है वो आपको मिलती है, जो आप देखते हैं ऊपर, ठीक है। ये क्या है, भूपटल है, और यही जो है 33 से 35 किलोमीटर की गहराई तक मिलता है। इसे हम इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। इसका जो घनत्व होता है वो 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका क्या है, घनत्व, डेंसिटी है। तो आप देख रहे हैं डेंसिटी कम है इसकी, तो इसके साथ यहाँ पे जो तरंगे होती हैं उनकी गति भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, भूपटल के बारे में चर्चा कर ली कि ये सियाल वाला जो है इसको ऊपरी भूपटल कहते हैं, और जो सीमा वाला हिस्सा है इसको हम निचली भूपटल कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जो सीमा का हिस्सा है मूलतः ये महासागरों का इससे निर्माण हुआ है, और जो आपका सियाल वाला उससे महाद्वीपों का मूलतः निर्माण हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, जो महाद्वीपीय जो भाग हैं उसके नीचे भी सीमा की उपस्थिति, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सीमा की उपस्थिति यहाँ पे मिलती है, ठीक है। लेकिन महासागर की बात करें तो महासागरों के बस किनारे वाले भाग में जहाँ पे महाद्वीपों की स्थिति होती है वहाँ पे ही सियाल की स्थिति मिलती है, बाकी जगह पे तो सीमा ही मतलब रहती है, सीमा जैसे सिल्का, मैग्नीशियम और बेसाल्टिक चट्टानें ही रहती हैं, ठीक है।
तो ये हमने भूपटल के बारे में चर्चा कर ली। अब देखिए अब क्या होता है कि भूपटल के बाद मतलब कि 33 किलोमीटर या 35 किलोमीटर गहराई के बाद अब मेंटल शुरू होता है। ठीक है, मेंटल मतलब मेंटल एक प्रकार का और आंतरिक संरचना है पृथ्वी का। तो अब जो मेंटल शुरू होता है तो मेंटल और जो भूपटल, जो ये आपका नीचे वाला हिस्सा ये क्या मेंटल है और ऊपर वाला हिस्सा क्या भूपटल है, तो इनको अलग करने वाला जो मतलब असंबद्धता है, जो लाइन है अलग अलग करने वाली, ऐसा कोई लाइन नहीं है। दरअसल इसमें क्या होता है कि चीज़ें क्या होती हैं, मान लीजिए कि यहाँ तक सीमा की उपस्थिति धीरे धीरे मिलती है, मतलब कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो यहाँ पे सीमा के तौर पर मतलब जो उनमें सिलिका मैग्नीशियम इत्यादि की उपस्थिति होती है, बसाल्ट की उपस्थिति होती है, तो ये फिर चट्टानें धीरे धीरे यहाँ पे आती है, तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो जाती है। फिर यहाँ से दूसरे प्रकार की चट्टानों का, अधिक घनत्व की चट्टानों का फिर यहाँ पे मतलब आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ये जो एरिया है ये एक डिसकंटिन्यू कर रहा है, मतलब जो सीमा में जो सिलिका मैग्नीशियम बेसाल्ट की चट्टानें उनको अब यहाँ पे इससे आगे इनको जाने नहीं दे रहा है, मतलब कि इससे आगे इनकी उपस्थिति नहीं मिलती है, बल्कि इसके आगे आप देखेंगे तो मतलब निफे इत्यादि की उपस्थिति मिलती है, आपके लोहे इत्यादि की उपस्थिति शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ ये जो घनत्व है इस परत का जो घनत्व, सीमा की जो घनत्व है, ये घनत्व यहाँ पे कम है, मतलब 2.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखते हैं आप। लेकिन जब से ही आप मेंटल में प्रवेश करते हैं, मतलब मोह असमर्थता की जैसे ही बाद में आप आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे जो घनत्व क्या होता है, बढ़ने लगता है। और घनत्व बढ़कर कितना हो जाता है, 4 से 5 ग्राम सेंटीमीटर, मतलब घनत्व आप देखते हैं कि 2.8 से बढ़कर इतना हो जाता है। तो घनत्व में भी परिवर्तन आता है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक मतलब प्रकृति में जो है यहाँ पे चेंज आ जाता है, जो चट्टानें जो संरचनाएं उनकी प्रकृति में चेंज आता है। और जब मैंने आपसे बता रखा, जब घनत्व में परिवर्तन होता है, घनत्व जब अधिक बढ़ता है तो जो भूकंपी तरंगें होती हैं उनकी गति भी बढ़ जाती है। तो कैसे पता चलता है कि यहाँ पे घनत्व अधिक है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे भूकंपी तरंगों की गति इसके बाद, मोह असमर्थता के जस्ट बाद भूकंपी तरंगों की जो गति होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मोह असमर्थता के बाद जब गति बढ़ जाती है तो यहाँ पर हम समझते हैं कि मेंटल का जो घनत्व है वो ज़्यादा है सीमा, मतलब जो आपका भूपटल है उसके घनत्व से। ठीक है, तो जो मोह असमर्थता होती है ये भूपटल को, मतलब कि भूप्रॉपर्टी को या फिर क्रस्ट को क्या करती है, अलग करती है। किससे, मेंटल से अलग करती है। ध्यान रखेंगे आप, मेंटल से अलग करती है, ऊपरी मेंटल से। तो जो मोह असमर्थता है वो भूपटल को ऊपरी मेंटल से क्या करती है, अलग करती है। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे आप। मोह असमर्थता किसे कहते हैं, मोह असमर्थता वह होती है जो भूपटल को ऊपरी मेंटल से अलग करती है और जिसकी गहराई जो है 33 से 35 किलोमीटर की गहराई तक मिलती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो चेंज कैसे होता है, मतलब क्यों इसका नाम मोह असमर्थता रखा गया, क्योंकि इसको जो मोह नामक वैज्ञानिक ने ढूंढा था, इसलिए इनके नाम पर मोह असमर्थता रखा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का नामकरण तभी किया था जब वो किसी वैज्ञानिक इत्यादि के नाम से संबंधित हो। तो यहाँ पे मोह असमर्थता इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो अब यहाँ पे देखिए डेंसिटी, मतलब प्रकृति में चट्टानों की प्रकृति में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे जो तरंगे होती है, भूकंपी तरंगे, उनकी गति बहुत ही तेजी से बढ़ जाती है, मतलब घनत्व में वृद्धि होने के कारण इनकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तेजी से बढ़ती हैं। तो इसमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पे घनत्व में वृद्धि है इस चट्टान में, मतलब इस परत में। ठीक है, तो मोह असमर्थता क्या करता है, आपके भूपटल को और ऊपरी मंडल को अलग करता है। ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जब ये जो आपकी तरंगे होती हैं भूकंप उत्पन्न होने के बाद, पी या एस तरंगे, ये तरंगे जब नीचे और आती है तो लगभग ये देखिए मैंने डॉट डॉट बना रखा है। ये डॉट डॉट का मतलब ये कि ये तरल अवस्था, पूरी तरीके से तरल नहीं, अर्ध तरल अवस्था, मतलब आधा तरल। ठीक है, पूरी तरीके से तरल नहीं बल्कि अर्ध तरल अवस्था। देखिए ये अवस्था क्या होती है, ये 100 से 200 किलोमीटर, देखिए आपको इसको बोलते हैं हम प्लास्टिक दुर्बल मंडल। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, लचीला होता है ना। प्लास्टिक को आप चाहें तो अपने हाथ से मतलब घुमा सकते हैं, तो लचीला इतना होता है कि आप उसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं प्लास्टिक, क्योंकि ये खुद भी मतलब एक अर्ध तरल अवस्था, मतलब पूरी तरीके से ठोस नहीं है। अब जब पूरी तरीके से ठोस नहीं है तो ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल नहीं हिलेगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ ठोस है तो उसको आप कैसे हाथ से मोड़ पाएंगे, हिला पाएंगे, नहीं हिला पाएंगे। लेकिन जो प्लास्टिक होता है उसको कंपैरिजन में आप क्या करेंगे, आसानी से थोड़ा सा मोड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, उसी तरीके से इसका नाम प्लास्टिक दुर्बल मंडल इसीलिए रखा जाता है क्योंकि प्लास्टिक जो होता है उसे आसानी से थोड़ा सा मोड़ा जा सकता है, थोड़ा सा लचीला होता है। तो इस प्रकार से ये दुर्बल मंडल है कि अर्ध तरल अवस्था, मतलब पूरी तरीके से तरल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर पूरी तरीके से तरल होगा तो फिर आप मोड़ेंगे क्या, उसमें आप हाथ डालेंगे उसे निकल जाएगा। और अगर ठोस होगा तो फिर आप मोड़ ही नहीं पाएंगे। थोड़ा सा अगर वो थोड़ा सा अगर वो ठोस होगा, थोड़ा सा अगर वो मतलब लचीला, थोड़ा सा अगर वो मतलब तरल होगा, तो दोनों ही बातें अगर रहेंगी तो एक अर्ध तरल अवस्था आएगी, तो उसमें आसानी से ये जो है मतलब मूव करने की यहाँ पे स्थिति आएगी। तो इसको प्लास्टिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि थोड़ा से लचीला होता है यहाँ पे। ठीक है, प्लास्टिक लचीला होता है, तो जो प्लास्टिक जो प्रकृति है उसी के आधार पर इसको हम प्लास्टिक दुर्बल मंडल कहते हैं। इसे इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। और ये 100 से 200 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, मतलब 33 किलोमीटर के बाद जब आप और नीचे आते हैं तो लगभग 100 से 200 किलोमीटर जो ये गहराई आपको दिखाई देगी। ठीक है, इस गहराई में हमें क्या मिलता है, आपका एस्थेनोस्फीयर मिलता है, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक दुर्बल मंडल। ठीक है,
अब देखिए इसकी विशेषता क्यों है, मैं इसे क्यों बता रहा हूँ आपको। इसको देखिए आगे जब हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जब हम पढ़ेंगे आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, तो इसमें इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें कि ये अर्ध तरल अवस्था में रहता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लो वेलोसिटी जोन। ये इंग्लिश, इसका अर्ध तरल अवस्था की इंग्लिश नहीं है, लो वेलोसिटी जोन की हिंदी में कहते हैं निम्न गति मंडल। ठीक है, निम्न गति का क्षेत्र। मतलब निम्न गति का क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि आप बताइए मुझे, जब मैंने आपसे बताया कि पी तरंगे जो होती हैं और एस तरंगे जो होती हैं, पी तरंगे क्या करती हैं, सभी माध्यम में गति करती है, लेकिन ठोस में गति ज़्यादा होती है, द्रव में थोड़ी गति कम हो जाती है। तो आप देखेंगे जब यहाँ पे ये आप देखेंगे कि एक अर्ध तरल अवस्था, मतलब पूरे तरीके से ठोस भी नहीं, पूरे तरीके से द्रव भी नहीं है। तो यहाँ पे जब पी तरंगे प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, इनकी गति क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं इसके निम्न गति का क्षेत्र, मतलब लो वेलोसिटी जोन, इसलिए इसे कहते हैं लो वेलोसिटी जोन। और साथ ही साथ एस तरंगे के बारे में मैंने आपको बता रखा कि ये जो है द्रव में गति नहीं करती, लेकिन ये जो स्थिति यहाँ पे है ये पूरी तरीके से द्रव नहीं है, एक अर्ध तरल अवस्था। तो फिर एस तरंगे भी इसमें प्रवेश करती हैं, लेकिन इनकी गति बहुत ही मंद होती है, बहुत ही कम गति होती है। इस कारण से हम कहते हैं लो वेलोसिटी जोन, मतलब यहाँ पे जो तरंगे होती है, भूकंपी तरंगे, इनकी गति क्या होती है, कम होती है। तो इस आधार पर, इन तरंगों के आधार पर ये मतलब माना गया कि इनकी गति यहाँ पे अचानक से कम हो जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो है स्थिति जो है अर्ध तरल अवस्था में है, और एस तरंगे लगभग क्षीण हो जाती है इस 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में, प्लास्टिक दुर्बल मंडल में। तो इस माना जाता है कि ये जो मतलब स्थिति यहाँ पे चट्टानों की, ये अर्ध तरल अवस्था में, मतलब यहाँ पे मैग्मा का जमाव, मैग्मा जो है गर्म मैग्मा यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, तो ये जो अर्ध तरल अवस्था आपकी है, यहाँ पे मैग्मा क्या है, मतलब गर्म अवस्था में है, बिल्कुल जैसे कि पिघला हुआ है और थोड़ा सा गर्म अवस्था में और पिघले हुए अवस्था में। ठीक है, बहुत ही यहाँ पे तप्त मैग्मा यहाँ पे पाया जाता है, जो कि थोड़ा सा द्रव अवस्था में होता है, मतलब पूरी तरीके से द्रव नहीं और पूरी तरीके से ठोस नहीं, बल्कि थोड़े से द्रव अवस्था में, तभी अर्ध तरल अवस्था में यहाँ पे मैग्मा पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें भूकंपी तरंगों के आधार पर ये पता चलता है कि यहाँ पे जो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर ये हमें प्लास्टिक दुर्बल मंडल की स्थिति मिलती है। ये क्या है, अर्ध तरल अवस्था में, जिसे हम लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लो वेलोसिटी जोन, क्योंकि इसमें भूकंपी तरंगों की गति क्या होती है, कम हो जाती है। तो आई होप आपको ये बातें अभी तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये स्थिति कहाँ है, मेंटल की ही स्थिति है। जो ये आपको मतलब जो ये आपका प्लास्टिक दुर्बल मंडल है, ये मेंटल में ही स्थित है। ठीक है, बाकी जो इसके आसपास का एरिया ठोस है, बाकी सभी जगहें क्या ठोस है। 100 से 200 किलोमीटर गहराई तक ये क्या मिलता है आपको, अर्ध तरल अवस्था में मिलता है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा योगदान आपको मिलेगा प्लास्टिक दुर्बल मंडल में, जब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका यूज मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, ये ऊपरी मेंटल का हिस्सा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये ऊपरी मेंटल का हिस्सा, देखिए मैंने यहाँ पर तीर बनाया है, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, ऊपरी मेंटल का हिस्सा है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है कि फिर आती है रेफ्टी असमर्थता। रेफ्टी असमर्थता करीब 700 किलोमीटर गहराई पे मिलती है, और ये क्या करती है, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करती है। ठीक है, रेफ्टी असमर्थता हम यहाँ पे क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके मतलब ये वैज्ञानिक है, इन्हीं के नाम के आधार पर है। दरअसल होता क्या है कि जब ये भूकंपी तरंगे नीचे ट्रेवल करती हैं, ठीक है, तो ये रेफ्टी असमर्थता के पास जब आती हैं तो इनकी गति जो है अचानक से बहुत तेज़ी से क्या होती है, बढ़ जाती है। जब गति बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी यहाँ ठोस कुछ और था, अब ठोस यहाँ पे ज़्यादा हो गया, मतलब जो घनत्व यहाँ पे, अब घनत्व बढ़ गया। अब जब यहाँ पे घनत्व बढ़ गया तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जो है रेफ्टी के बाद मतलब जो पर्टिकुलर जगह है जहाँ से जो तरंगी उनकी गति में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है कि पहले वाले माध्यम में जो कि ऊपरी मेंटल है, इसमें जो घनत्व है, और जो दूसरा वाला जो माध्यम जो कि निचला मेंटल है, इसमें जो घनत्व है, इसमें घनत्व ज़्यादा है, मतलब निचले मेंटल में घनत्व ज़्यादा, जिस कारण से यहाँ पे भूकंपी तरंगों की गति अचानक से बढ़ जाती है। तो रेफ्टी असमर्थता के पास से ही तरंगों की गति अचानक से बढ़ती है, तो इसलिए हम रेफ्टी असमर्थता को मतलब कह देते हैं कि ये ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच का ये परत है, जो कि क्या करता है, अलग करता है, डिसकंटिन्यू करता है किसको, यहाँ की जो गति होती है तरंगों की, यहाँ का जो घनत्व होता है, इस घनत्व को, इस पदार्थ, इस संरचनाओं के घनत्व को अलग करता है किससे, निचले मेंटल की अधिक घनत्व वाली परतों से अलग करता है, जहाँ पे तरंगों की गति अधिक होती है। तो इस प्रकार से डिसकंटिन्यूटी मतलब ये होता है कि कंटिन्यूटी को तोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंटिन्यूटी जो यहाँ पे कम घनत्व, मतलब इसके कंपैरिजन में कम घनत्व का जो कंटिन्यूटी यहाँ पे रहा है, जिसमें कि तरंगों की गति कम रही है, उसको तोड़ देता है, और अधिक घनत्व की कंटिन्यूटी वाले मतलब क्षेत्र में जो है फिर ये प्रवेश करता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो हमने देख लिया इसको भी, रेफ्टी असमर्थता क्या है, बस वही है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को क्या करता है, रेफ्टी असमर्थता अलग करता है। ठीक है, आपने इसको देख लिया। अब देखिए क्या होता है कि भूकंपी तरंगें जब यहाँ पे आती है, रेफ्टी असमर्थता के बाद क्रॉस करती निचले मेंटल में पहुंचती हैं 700 किलोमीटर के नीचे की गहराई पर, तो आप देखते हैं कि 4.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ऐसा इसका एक ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि ऊपरी मेंटल में थोड़ा सा 4.5 के आसपास ही मतलब घनत्व रह जाए, और निचली मेंटल में 5 या 5.5 के आसपास घनत्व, मतलब घनत्व ज़्यादा हो जाए, तो फिर यहाँ पे तरंगों की गति बढ़ जाती है, जिस आधार पर यहाँ पे रेफ्टी असमर्थता के द्वारा इनको डिवाइड कर दिया जाता है कि यहाँ पे अधिक घनत्व, यहाँ पे कम घनत्व। ठीक है, तो यही बात आप देखिए, ये चीज़ें आपको उससे ही प्रूव हो रही हैं। जब आप बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे बताया था, जो अधिक घनत्व का जो
पदार्थ था वो क्या होता है, उसके चारों तरफ कम घनत्व वाले पदार्थ जो क्या कर रहे थे, मतलब समूहन कर रहे थे। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी हम जैसे भी ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं तो घनत्व में वृद्धि मिलती जा रही है, ठीक है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। तो अब क्या होता है, जब रेफ्टी असमता में हम यहाँ पे तरंगे जब प्रवेश करती हैं, फिर इसके बाद क्या होता है कि फिर होता ये है कि 2900 किलोमीटर गहराई पर जहाँ की मेंटल की स्थिति खत्म हो जाती है, तो होता क्या है कि तरंगे जो एस तरंगे होती हैं अचानक ही क्या डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, मतलब घूम जाती तरंगे, मतलब प्रवेश नहीं करती हैं, आगे सीधे नहीं प्रवेश करती हैं, बल्कि पी तरंगे जो होती हैं, पी तरंगे ही सीधे केवल माध्यम में प्रवेश कर पाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा कि जो एस तरंगे होती हैं ये द्रव में गति नहीं कर पाती हैं, तो जब इस तरंगे द्रव में गति नहीं कर पाती हैं तो फिर ये तरंगे क्या करती हैं, यहाँ से मुड़ जाती हैं 29 किलोमीटर की गहराई पर, ये 103 से 105 डिग्री के एंगल पे क्या करती हैं, मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से हमको ये लगता है कि भाई जो 2900 किलोमीटर गहराई के बाद क्या है, लिक्विड की उपस्थिति, मतलब तरल अवस्था, इसीलिए जो है इस तरंगे इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो भूकंपीय मापी जो यंत्र होता है उसके आधार पर हम इस चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन जो पी तरंगे होती है प्रवेश कर गई, इसका मतलब ये होगा कि भाई पी तरंगे तो ठोस में, द्रव में सभी में प्रवेश करती हैं, तो हमने यहाँ पे सोचा कि भाई पी तरंगे प्रवेश करेंगे, इसलिए मतलब यहाँ पे ये तरल अवस्था है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पी तरंगों की गति जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। जब पी तरंगों की गति कम हो गई तो हम बिल्कुल स्वेर हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे जो है तरल अवस्था है, क्योंकि तरल अवस्था में पी तरंगों की गति क्या होती है, कम हो जाती है, और साथ ही साथ एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो भूकंपी तरंगों के आधार पर हमें ये पता चलता है कि ये जो पृथ्वी की गहराई 2900 से 5150 किलोमीटर तक, इस दौरान जो है एस तरंगे आपकी नजर नहीं आती हैं, और साथ ही साथ पी तरंगों की गति क्या होती है, कम होती है। तो हम समझते हैं कि ये जो गहराई है 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर, इस गहराई में तरल अवस्था में चट्टानें उपलब्ध हैं या मौजूद हैं, ठीक है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं, ये तरंगों के आधार पर डिसाइड कर रहे हैं। और जो ऊपरी जो निचली मेंटल है और जो आपका बाह्य कोर है, इसको जो अलग करने वाली परत, इसे हम कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसे हम और एक नाम से जानते हैं वाइचर्ड असंबद्धता, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या फिर वाइचर्ड डिसकंटिन्यूटी। मतलब इसका क्या मतलब ये है कि जो आपका निचली मेंटल है इसमें क्या ये ठोस में है, ठीक है, और इसलिए आप देखेंगे इसमें पी तरंगे और एस तरंगे दोनों आती है, लेकिन अचानक से गुटेनबर्ग असमर्थता या फिर पाइचर्ड असमर्थता जो होता है, इसके बाद से जैसे देखेंगे तो एस तरंगे इसके आगे बढ़ ही नहीं पाती हैं, एस तरंगे डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, और पी तरंगे आगे प्रवेश करती हैं, लेकिन उनकी गति क्या कम हो जाती है। तो एक तरह से देखेंगे कि डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे हो रही है ना भाई, पहले ठोस माध्यम था उसकी कंटिन्यूटी थी, लगातार ठोस माध्यम चला रहा था, फिर अचानक से इस स्थिति के बाद क्या होता है, द्रव माध्यम शुरू हो जाता है, तो एक डिसकंटिन्यूटी माध्यम में हो गई, और फिर देखेंगे जो गति लगातार तरंगों की ज़्यादा रही, वो तरंगों की गति क्या हो गई, कम हो गई। तो डिसकंटिन्यूटी आप हो गया ना, मतलब चीज़ें जो कंटिन्यू होकर चली आ रही थी वो अब नहीं कंटिन्यू रही, तो इसी आधार पर हम इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, नाम इसीलिए दिया जाता है। तो गुटेनबर्ग के नाम पर इसे जो कहा जाता है कि डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, या फिर इसे हम वाइचर्ड डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या अंतर होता है गुटेनबर्ग के पास, गुटेनबर्ग क्या करता है, निचली मेंटल को अलग करता है बाह्य कोर से, जिसे हम आउटर कोर इंग्लिश में कहते हैं। तो लोअर मेंटल को अलग करता है आउटर मेंटल से, गुटेनबर्ग असंबद्धता या फिर वाइचर्ड असंबद्धता, या फिर इंग्लिश में बोले तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या फिर वाइचर्ड डिसकंटिन्यूटी। तो आप समझ गए इस बात को, कैसे हमने इसको डिसाइड किया, तरंगों की गति, उनकी दिशा और उनकी गति की दिशा, गति मतलब गति में कितना तेजी है कितना कमी है, उसके आधार पर हमने इसको डिसाइड किया। और यहाँ पे मुख्यतः देखेंगे तो आपके लोहे मतलब नीफे की उपस्थिति रहती है, आयरन इत्यादि ही पाए जाते हैं इस परत में, ठीक है। बात करें उसके बाद फिर क्या होता है, देखिए जब 5150 किलोमीटर के आसपास पहुँचते हैं नीचे, तो होता क्या है, तरंगों की गति, पी तरंगे जो यहाँ पे रहती हैं उनकी गति में अचानक से परिवर्तन होता है, तेजी से परिवर्तन होता है, और पी तरंगे क्या होती है और तेजी से गति करना शुरू करती है, मतलब इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मैक्सिमम स्पीड हो जाती है इनकी, सबसे ज़्यादा मतलब स्पीड इनकी क्या होती है, इन 5150 किलोमीटर के बाद पी तरंगों की स्पीड जो होती है सर्वाधिक हो जाती है, मतलब सबसे तेजी से गति करती है, लगभग 14 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड इनकी बन जाती है। जबकि आप जानते हैं कि सामान्य जो स्पीड है पी तरंगों की वो 8 किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन इस क्षेत्र में 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 मतलब कि पृथ्वी के केंद्र तक जो संरचना है उसमें पी तरंगों की जो गति होती है वो सर्वाधिक 14 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाती है। इसका मतलब कि ये जो आपका आंतरिक जो कोर है, जो आपका इनर कोर है, ये क्या है, ठोस अवस्था में, और साथ ही साथ इसका घनत्व भी सबसे ज़्यादा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे घनत्व कितना है, 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर की, मतलब देख रहे हैं सर्वाधिक घनत्व। शुरुआत में आप देखेंगे ऊपर जो भूपटल है उसका घनत्व 2.8 है, फिर आप देखते हैं मेंटल का घनत्व 4.5 से 5.5 है, लेकिन जो आपका ये आंतरिक कोर इसका घनत्व क्या है, 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर के, मतलब घनत्व बहुत ज़्यादा है। और आप सभी जानते हैं घनत्व अगर ज़्यादा है तो तरंगों की जो गति
की जो गति होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं पी तरंगे जो होती हैं उनकी गति अचानक से बढ़ जाती है और मैक्सिमम गति यहाँ पे मिलती है 14 किलोमीटर पर सेकंड की गति से ये क्या करते हैं, इस क्षेत्र में ट्रैवल करती हैं। कौन? पी तरंगे। तो ये तरंगों के आधार पर भी हम समझ जाते हैं कि भाई ये जो 51 से 50 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र है पृथ्वी के केंद्र तक का, ये अत्यधिक ये ठोस है और इसकी घनत्व क्या है, बहुत ही ज़्यादा इसका घनत्व है। ठीक है, यहाँ पे नीफे पाया जाता है, मतलब निकल फेरस इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो ये अधिक घनत्व वाली परत है और जो तरल माध्यम वाली परत है, इनको अलग करने का कार्य कौन करता है? लेमैन असमर्थता, लेमन डिसकंटिन्यूटी। देखिए ये क्या होता है कि यहाँ पे कंटिन्यू पहले क्या रहता है, तरल अवस्था, एक तरल अवस्था यहाँ पे कंटिन्यू रहती है, जिसके आधार पर आप देखते हैं कि आपके मतलब जो तरंगे होती हैं पी तरंगे, उसकी गति क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि एस तरंग तो यहाँ पे मिलेगी ही नहीं क्योंकि तरल अवस्था है, तो पी तरंगों की गति यहाँ पे कम हो जाती है। लेकिन अचानक से इस स्थिति के बाद 51 से 50 किलोमीटर के बाद इनकी तरंगों की गति अचानक से बढ़ जाती है, तो फिर इसे हम कहते हैं लेमैन असमर्थता, मतलब लेमैन के नाम पे इसे लेमैन असमर्थता कहा जाता है। क्यों अच्छी स्पीड बढ़ जाती है? क्योंकि इनका घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये ठोस अवस्था में है। तो इस आधार पर फ्रेंड्स हमने समझने का प्रयास किया, फिर हम केंद्र तक पहुँच जाते हैं, पृथ्वी के 6371 किलोमीटर के केंद्र की गहराई तक पहुँच जाते हैं और समझ लेते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी के केंद्र मतलब शुरुआत से सतह से लेकर के केंद्र तक किस प्रकार से जो है तरंगों के माध्यम से हम चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, कैसे चीज़ें किस प्रकार की हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको इतना समय लेकर के एक ही वीडियो में इसको समझाने का प्रयास किया। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम थोड़ा सा एक मतलब थ्योरी इत्यादि देख लेंगे। तो आइए मैं एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ इसको कि देखिए शुरुआत में क्या होता है कि आपका जो महाद्वीप है वो सियाल से निर्मित है और जो महासागर जो उनका मूलतः जो पार्ट है वो क्या है, किससे निर्मित है, सीमा से निर्मित है। और महाद्वीपों की गहराई मतलब महाद्वीपों के नीचे जो सियाल की गहराई अधिक होती है, जबकि महासागरों में क्या होता है जो तटीय भाग होते हैं वहीं तक जो है सियाल की उपस्थिति होती है। बाकी जो क्षेत्र था महासागरों का वो सीमा मतलब सिलिका मैग्नीशियम और बैसाल्ट की चट्टानों से बना होता है। और ऊपरी जो आपका भूपटल है वो या भूपटल जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, इसका जो घनत्व 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी गहराई जो है भूपटल से मतलब सतह से जो है 33 किलोमीटर या 35 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। सियाल और सीमा को अलग करने वाली जो असमर्थता इसे कहते हैं केनॉड असमर्थता, जिसे हम बोलते हैं केनॉड डिसकंटिन्यूटी। और जो भूपटल और ऊपरी मंडल को अलग करने वाली परत उसे बोलते हैं मोह असमर्थता। ठीक है, उसके बाद आप जब 100 से 200 किलोमीटर के नीचे गहराई तक आते हैं तो फिर यहाँ पे आपको प्लास्टिक ध्रुवल मंडल मिलता है। यहाँ पे जो चट्टानें वो थोड़ा से अर्ध तरल अवस्था में रहती हैं, इस कारण जो यहाँ पे तरंगे होती हैं पी या एस तरंगे, इनकी गति बहुत कम हो जाती है, जिस कारण इनको हम लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं, निम्न गति का मंडल भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्थैनोस्फीयर कहते हैं। और इसकी गहराई जो 100 से 200 किलोमीटर की मतलब गहराई तक मिलती है। ठीक है, यहाँ पे मैग्मा जो होता है द्रवित रूप में रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि गति फिर बढ़ने लगती है क्योंकि ठोस की उपस्थिति होती है ऊपरी मंडल में। उसके बाद 700 किलोमीटर के आसपास क्या होता है कि अचानक तरंगों की गति में तीव्र वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो घनत्व का माध्यम वो बढ़ जाता है और ऊपरी मंडल के बाद से निचली मंडल को अलग करने वाली परत बनती है, जिसे हम कहते हैं रेप्टी असमर्थता, जिसे रेप्टी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यहाँ पे जो तरंगों की गति थोड़ा सा बढ़ जाती है ऊपरी मंडल के कंपैरिजन में। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपकी 2900 किलोमीटर तक यही बात चलती रहती है, लेकिन फिर 2900 किलोमीटर के बाद अचानक से क्या होता है, इस तरंगे क्या होती हैं 102 से 103 डिग्री के एंगल पे क्या करती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। इसका कारण ये होता है कि इसके बाद 2900 किलोमीटर की गहराई में जो है तरल चट्टानों की अवस्था होती है। तो इस प्रकार से जो है मतलब ये इस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती हैं और साथ ही साथ जो पी तरंगे प्रवेश करती हैं वो उनकी गति क्या कम हो जाती है। फिर हम जब 51 से 50 किलोमीटर इन निचली मंडल और तरल अवस्था जो आपका बाह्य कोर का इसको अलग करने वाली जो परत होती है जिसे कहते हैं हम गुटेनबर्ग असमर्थता या फिर वाइचर्ड डिसकंटिन्यूटी या फिर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जिससे भी ध्यान रखेंगे हम। और फिर हम बात करें तो 51 से 50 किलोमीटर के आसपास फिर पी तरंगों की गति सर्वाधिक हो जाती है, बहुत ही तेजी से गति करती हैं, 14 किलोमीटर पर सेकंड की गति करती हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घनत्व बढ़ जाता है, 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आपका डेंसिटी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये जो परत है आपकी ये क्या है, ठोस परत है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम 6371 किलोमीटर मतलब पृथ्वी के हम केंद्र तक पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आंतरिक कोर, बाह्य कोर, निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला भूपटल और ऊपरा भूपटल मतलब कि ऊपरी भूपटल मतलब कि अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आपका आउटर कोर, इनर कोर, इन सब के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली। तो ये चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने समय लेकर आपको समझाने का प्रयास किया। आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और चीज़ों को क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपका आज का वीडियो। उसके बाद अगले वीडियो हम इसकी थ्योरी थोड़ा सा देख लेंगे। आपने चीज़ों को समझ लिया तो इसके बाद आप थ्योरी खुद से भी लिख सकेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।